Good afternoon, everyone. Hello and welcome to our live session on GRD, that is gastroesophageal reflux disease. आज हम बात करेंगे GRD के बारे में. GRD क्या होता है? आम भाषा में इसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, जो जिससे लोग इससे परिचित हैं. ये हर एक एज में होता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है. Nowadays, with the increase in the changing lifestyle, increased number of stressful life which we lead, the professional as well as the personal domain में हमारे इतनी ज्यादा स्ट्रेस होती है, उसकी वजह से इसकी इंसिडेंस बढ़ रही है. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. I am your host, Dr. Fawzia, and I am delighted to have with me today Dr. Hitendra Kumar Garg, one of the leading names in gastroenterology in Delhi. He specializes in hepatology also, and he does a lot of post-transplant care management, be it treating gastritis, celiac disease, irritable bowel syndrome, hemorrhoids, ulcerative colitis. He caters to extensive medical needs effectively. Dr. Garg is also an expert in advanced endoscopic procedures, and he's very keen to try out new advancements in the field of gastroenterology. Once again, I extend a warm welcome to Dr. Hitendra Kumar Garg to our live session and podcast. Welcome, sir. I'm here to discuss we'll discuss about the gastroesophageal reflux disease. ये क्या होता है, क्यों होता है और क्या हम इससे कैसे प्रिवेंट करें, इसके सिम्टम्स क्या हैं और हम क्या इससे हमेशा के लिए इससे हम छूट सकते हैं या हम क्या परमानेंटली क्योर हो सकता है. तो मैं इसके बारे में आज हम बातें करेंगे. यस सर. बेसिक सबसे पहले आप जरा ये बताएं कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं. गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज हम अपनी ओपीडी में देखें तो हम बहुत कॉमनली इसको फेस करते हैं. बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. हमको ये यूजुअली होता है जब हमारे फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस बोलते हैं, और एक स्टमक होता है जो कि जहाँ पे दोनों जुड़ते हैं, जहाँ पे इनका जॉइंट होता है, वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है. लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं उसको. जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना हमारा नीचे ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, तो ये लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर ट्रांजिएंटली रिलैक्स हो जाता है, जिससे हमारा खाना हमारे पेट में चला जाता है. और अगर यही स्फिंक्टर परसिस्टेंटली ये ढीला हो जाए या फिर ये खुला रह जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे खाना नीचे जाएगा, नॉर्मली हर एक के जो इंडिविजुअल है, हर एक में खाना डाइजेस्ट करने के लिए एसिड सिक्रीट करता है हमारा स्टमक, वो उसको डाइजेस्ट करता है खाने को. अगर ये खुला रह जाए ये जंक्शन, तो एसिड हमारा ऊपर की तरफ आता है, हमारे ओसोफेगस में आता है, और वो हमारी ओसोफेगस की जो मिकोसा है, लाइनिंग है, वो इसके लिए परफेक्ट नहीं है. वो जलन पैदा करती है, और वो यूजुअली जो इसके सिम्टम्स हैं वो हमको बर्निंग सेंसेशन होती है, चेस्ट पेन होता है. उसके बाद हमको लगता है कि डिफिकल्टी हो रही है हमको खाना खाने में. कई बार हमको मुंह में काफी सारा कड़वा पानी आ जाता है, बेल्चिंग महसूस करते हैं. कई बार जैसे हम टूथ इरोजन्स भी हो जाते हैं. ये हम कॉमनली नहीं देखते, बट कई बार पेशेंट जो है डेंटिस्ट के पास जाते हैं टूथ इरोजन्स के लिए, लेकिन पता चलता है ये एसिड के रिफ्लक्स की वजह से है. कई बार बहुत अनकॉमन है कि अस्थमा जो होता है, एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, जो हम यूजुअली पेशेंट्स चेस्ट फिजिशियंस के पास जाते हैं, वो ऐसा होता है कि जो एसिड होता है वो हमारे ट्रेकिया में चला जाता है. हम उसको हमारे ट्रेकिया में जाने के बाद वो वहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, नैरोइंग कर देता है, और उसकी वजह से हमको जो अस्थमा के सिम्टम्स आते हैं. तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. हम इसको अगर हम अपनी ओपीडी में हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि हम अब जितने पेशेंट्स में देखते हैं उसमें 50-60% ऑफ पेशेंट्स जो GERD से पीड़ित होते हैं. और इसकी वजह, जैसा कि डॉक्टर फौजिया ने बताया, कि आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, चेंज ऑन लाइफ स्टाइल है, वो बहुत बड़ा रीजन है ये इसके सिम्टम्स या इसके पॉजिटिव फैक्टर्स. सर, जैसे आपने बताया कि अडल्ट्स में ये होता है, तो क्या बच्चों में भी GERD देखा जाता है, और इज इट वेरी कॉमन? नो, उनमें इतना कॉमन नहीं है. जैसे कि मैंने बताया, बहुत कॉमनली हमारे स्ट्रेस से, हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है. तो उसमें अगर है तो यूजुअली उनके, जैसे मैंने बोला कि लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन की वजह से, परसिस्टेंट अगर रिलैक्स रहे तो हमारे को एसिड का रिफ्लक्स होता है.
उनमें ये बहुत अनकॉमन है, क्योंकि जो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ स्मोकिंग है, कुछ अल्कोहल है, कुछ फीडिंग, जो हम एक्सेसिव फैटी फूड है, ये सब का कंजम्पशन करते हैं तभी होता है। बच्चे यूजुअली तो गाइडेंस में होते हैं अपने मदर फादर के, जो तो वो यूजुअली हम अवॉइड ही करते हैं आजकल मोस्टली प्लेसेस पे। फैटी फूड और ऑयली फूड हम अवॉइड ही करते हैं, तो उनमें इंसिडेंस रिलेटिवली लेस है एज कंपेयर टू द एडल्ट पॉपुलेशन। And what are the symptoms in children that we should be concerned if they have GERD? जैसे वॉमिटिंग है या कुछ ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम है कि पेरेंट्स को लगे कि हाँ मेरे बच्चे को भी GERD हो सकता है? डेफिनेटली उसको भी, वो भी ये कहेगा कि मेरे को यहाँ पे जलन हो रही है, या एक्सेसिव सेलिब्रेशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेन इन चेस्ट हो सकता है। और बहुत रेयरली बच्चे डेंटिस्ट के पास जाते हैं टूथ इरोजन्स के लिए, एंड दे जस्ट फाइंड आउट कि ओके टूथ इरोजन्स बच्चों में भी, एडल्ट्स में भी हो सकता है। तो ये इसकी जो एसिड के रिफ्लक्स की वजह से हो रहा होता है। तो ये सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट कॉमनली हैं, कॉमन ही हैं, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा ओसोफेजियल सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने बताया टूथ इरोजन्स, वो हम कॉमनली देखते हैं बच्चों में। विज़ मैं बात करूं अगर हम एडल्ट्स में, तो एडल्ट्स क्योंकि मोर एक्सप्रेसिव होते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी हमको पता चल जाता है कि इनमें रिफ्लक्स की वजह से इशू आ रहा है। जी सर, is GERD congenital? Like, can it pass on from the parents, mothers, like from parents to children? यूजली जेनेटिक, आपका मतलब जेनेटिक से, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी ये जेनेटिक नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्ट्रेस फैक्टर अगर फैमिली में रन कर रहा होता है तो वो पास ऑन हो जाता है। अगर आपके मदर फादर टाइप ए पर्सनालिटी, थोड़े एंशियस रहते हैं, तो वो जो फैक्टर्स हैं, वो ट्रिगरिंग फैक्टर वो बच्चों में भी ट्रिकल करते हैं। तो ऐसा जरूर हो जाता है कि अगर फैमिली में है तो आपके बच्चों को देखने को मिल जाए, अदरवाइज का कोई जेनेटिक लिंक नहीं है, ये जेनेटिक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ लाइफस्टाइल जरूर, कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो कि मैंने बताया कि एंजाइटी है, अगर ये एंजाइटी हो जो कि ट्रिकल कर सकती है हमारे बच्चों में, तो वो यूजुअली फैमिलियल हमको मिल जाता है देखने को, लेकिन कोई ऐसा जेनेटिक कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है। And can the patients of GERD fully recover? या बिल्कुल, अगर हम जैसे इसमें प्रॉब्लम मैंने बताया कि हम ये यूजुअली होता है कि रिलैक्सेशन ऑफ हमारे जो लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर है, तो हम जब भी ट्रीटमेंट देते हैं, यूजुअली हम जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको फर्स्ट कभी भी ये नहीं बोलते कि आप जाइए अनटिल उनको कोई अलार्मिंग सिम्टम्स ना हो, जैसे खाने में दिक्कत हो रही है, खाना नहीं खाया जा रहा, या बहुत ज्यादा चेस्ट पेन है, या उसको वेट लॉस हो रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, कुछ अगर अलार्मिंग सिम्टम्स नहीं है, हीमोग्लोबिन उसका मेंटेन्ड है, फर्स्ट टाइम हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं जो कि 2 से 3 महीने का होता है। उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो गैस की दवा है। तो ये उसमें जब पेशेंट लेता है तो इनिशियली वो 60-70% रिकवर कर जाता है, 70-80% इनफैक्ट वो रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर वो हम अनटिल की उसकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई ना करें तो ये रिकरेंस इसमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रिकरेंस मैंने क्योंकि जो ये रिलैक्स है वो किसी भी दवा से, जो हमारा स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाए, वो किसी भी दवा से नहीं ठीक होगा। वो हम अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें तो ही विद ड्रग तो ही हम इसको कर सकते हैं, इसको हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, और दवा भी बंद हो जाती है, लेकिन हमको अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। So if you say that there is a recurrence of GERD in some patients, so can it progress to the point where they may require surgery also? ऐसा हो सकता है कि कई बार देखिए जब रिकरेंस होते रहते हैं, स्पेशली जब हमको स्मोकिंग, जो पेशेंट जो स्मोकर्स होते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, काफी स्पाइसी फूड या फास्ट फूड का कंजम्पशन जिनका काफी है, फैटी फूड का कंजम्पशन, तो जिनको रिकरेंस होते रहते हैं वे यूज्ड टू हो जाते हैं, चलो थोड़ा मोड़ा चेस्ट पेन हुआ कोई बात नहीं, हम इसको बेयर कर लेते हैं। तो वहाँ पे अल्सरेशन हो जाते हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है, नैरोइंग हो जाती है ओसोफेजियल ल्यूमेन की, जिससे कि हम खाने में हमको डिफिकल्टी होती है, खाना नीचे नहीं जा पाता, बिकॉज की ल्यूमेन जो होता है हमारे ओसोफेगस का नैरो हो चुका होता है। बहुत रेयरली इसमें चांसेस ऑफ कैंसर, प्री मेलिग्नेंट कंडीशन बैरेट ओसोफेगस होती है और कैंसर भी बनने का चांस होता है। तो जिसको स्ट्रक्चर बन जाए या उसको टाइप 4 ओसोफेजाइटिस हो जाए, बिल्कुल ही लार्ज हियाटस हर्निया हो। हियाटस हर्निया क्या है? हियाटस हर्निया यही है कि जब ये ढीला हो जाता है तो पार्ट ऑफ स्टमक हमारे ओसोफेगस में आ जाता है,
तो वो अगर किसी को लार्ज हियाटस हर्निया है विद टिपिकल सिम्टम्स है और हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ड्रग ट्रीटमेंट्स के बाद भी उसको सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसको हम कहते हैं कि सर्जरी कराएं। सर्जरी दो तरीके से होती है, एक एंडोस्कोपिक थेरेपी भी होती है और एक सर्जिकल होती है जो लेप्रोस्कोपिक है या ओपन है, और एक एंडोस्कोपिक थेरेपी है। जो एंडोस्कोपिक थेरेपी इज ए न्यू बट इट्स इन अवेलेबल और हर जगह हो रही होती, मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स में है और इसको किया सक्सेसफुली किया जाता है। And what is the success rate? Is the patient completely cured after that, or he may still have a recurrence of the disease? रिकरेंस ये क्या होता है, हम इसमें क्या होता है कि हम जो पार्ट ऑफ स्टमक को उसको रैप कर देते हैं, उसको टंग जंक्शन को एक आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। तो सिम्टम्स मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में 70-80% पेशेंट्स में हम ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में रह जाते हैं। रीजन इसका ये होता है क्योंकि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको ज्यादा रैप कर दें, उसको ज्यादा टाइट कर दें रिफ्लक्स ना होने की वजह से। तो कई बार हम उसको सर्जन या जो एंडोस्कोपिक है उसको थोड़ा सा ढीला ही रखता है उसको रैप करने के लिए, रैप उतना टाइट ना हो। नहीं, अगर ज्यादा टाइट हो जाएगा तो खाना भी नहीं जाएगा, फिर हमको उसको डायलेट करना पड़ेगा। 70-80% में ये क्योर हो जाता है। 10-20% में सिम्टम्स हमको विद ड्रग मैनेज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, पहले के कंपैरिजन में जो ड्रग की फ्रीक्वेंसी थी, जो सिम्टम्स थे, वो डेफिनेटली कम हो जाता है। डॉक्टर गर्ग, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं इन पेशेंट्स को? कुछ अगर गर्ग हो आज हम ड्रग के बारे में के छोड़ दें तो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देयर आर सर्टेन डूज एंड सर्टेन डोंट्स। अगर हम डूज की बात करें तो हमको रेगुलर एक्सरसाइज करें, ओबेसिटी ना होने दें। ओबेसिटी क्या होने की वजह से क्या होता है, कई बार हम अपनी बेल्ट को टाइट बांधते हैं। तो बेल्ट को अगर हम टाइट बांधते हैं तो हमारे स्टमक में प्रेशर पड़ता है और स्टमक में प्रेशर पड़ता है तो रिफ्लक्स पड़ता है। तो हम अपनी ओबेसिटी को अवॉइड करें, एक्सरसाइज रेगुलर करें। हम जो अपने फूड है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील करें। जैसे हम 3 बार खाते हैं, 3 बार जैसे मॉर्निंग में खाया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, तो उसको हम डिवाइड कर दें उसको 5 to 6 टाइम्स। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील से फायदा क्या होगा, जैसे हमने खाना खाया, हमारा स्टमक फुल हो गया, जैसे ही एसिड निकलेगा, अगर एसिड फुल होगा तो ऊपर जाएगा, तो ही रास्ते या नीचे जाए या ऊपर आए। अगर हमारा रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, जब हियाटस हर्निया है या फिर हमारा जो एलियस स्फिंक्टर है वो काफी रिलैक्स है, तो ऊपर खाना ऊपर आएगा, एसिड ऊपर आएगा। तो अगर हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील कर दें जिसकी वजह से हमको रिलीफ होगा, और हम दूसरा फिर उसके जो हम खाना खा रहे हैं उसको हम काफी चबा चबा के खाएं, जिससे की वजह से क्या होगा कि हम सलाइवा प्रोड्यूस होगा, जो एसिड हमारा ऊपर आया है उसको डाइल्यूट करेगा और सिम्टम्स कम होंगे। और एक खाने और लेटने में जो हम जैसे खाना खा रहे हैं, खाना खाए यूजुअली हम क्या खाते हैं, रात को हम काफी बिजी हैं हर कोई अपनी लाइफस्टाइल में, तो हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद 10-15-20 मिनट या आधे घंटे हमने देखा, फिर जाके लेट गए। तो जैसे ही अगर हम खाना खाएं तो जो हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, जो खाना हमारे स्टमक में गया वो आगे जाने में करीब 2 घंटा लगता है। यूजुअली अगर हम वो पीरियड उसको खाना खाने और लेटने में कम से कम 2 घंटे का फर्क हो, और एक बार में जैसे मैंने बोला कि एक बार में पूरा पेट भर के ना खाएं, उसको डिवाइड कर दें। ये तो डूज हो गए। सर्टेन डोंट्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग है। स्मोकिंग क्या करता है, ये फर्दर रिलैक्स करता है एलियस को, लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको फर्दर रिलैक्स करता है, तो उसका प्रेशर कम था और कम हो जाता है। कुछ स्पाइसी फूड हैं, फास्ट फूड हैं, फैटी फूड्स हैं। फैटी फूड्स क्या है कि जब खाना स्टमक में जाता है तो हर कोई जो भी खाना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड प्रोड्यूस होता है। तो फैटी फूड का वो हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है। इसीलिए कभी कोई आपने देखा हो कि अगर कोई फास्ट पे जा रहा हो, कहीं फास्टिंग रखना हो, तो उसके पहले खूब सारा बटर खा लेगा, फैटी फूड खा लेगा, जिससे कि वो हमारे स्टमक में रहे और हमको एक सैटिस्फैक्शन की सेंसेशन रहे कि हाँ जी मेरा पेट फुल है। तो वो ये फैटी फूड हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है। डिले करने की वजह से एसिड हमारे स्टमक में रहता है और वो उससे रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ते हैं। तो फैटी फूड हो गया, स्पाइसी फूड हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, सोडा हो गया, कोक हो गए, और एक बार में मैंने बोला कि बहुत ज्यादा फूड एक बार में ना खाएं। तो सर्टेन डूज हैं और डोंट्स अगर हम ये फॉलो करें तो मैं एक ड्रग के कोर्स के बाद 70-80% पेशेंट्स हमारे पास नहीं आएंगे। they will improve। एक्सरसाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नॉट ओनली दिस, हमारे हर चीज को इम्प्रूव करती है। कोई इसमें हार्ट है, लिवर है, एवरीथिंग, किडनी है, सब चीजों को इम्प्रूव करती है।
तो ये सारे अगर हम फॉलो करें तो पेशेंट्स हमारे पास उनमें 70-80% डे दवा के बाद भी वो वापस नहीं आते, उनके सिम्टम्स मोर और लेस कंट्रोल रहते हैं। So, sir, basically the crux is have a healthy lifestyle, eat right, eat small meals, the time between eating your meals and sleeping should be at least 2 to 2.5 hours. Adopt exercise in your daily regime. If you are obese, then take measures so that you can reduce your obesity. So all these factors will help a long way in preventing GERD. Yeah, definitely yes, because अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो सूनर और लेटर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो एंडोस्कोपिक कराएं, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक कराएं या ओपन कराएं, वो इट्स अ डिफरेंट इशू। बट अगर हमने ये फॉलो नहीं किया रेजिम, अगर स्मोकिंग है, स्मोकिंग कंटिन्यू करे जा रहे हैं, या निकोटिन है, टोबैको सेम, जो स्मोकिंग है और जो निकोटिन है, कई लोग पान मसाला खाते हैं, उसमें टोबैको निकोटिन होता है, तो वो हमारे जो लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स करता है। इवन टी, कैफीन, कॉफी, These all has to reduce. हम बहुत कॉमनली ऑफिस में बैठे हैं और चाय समोसा शाम को या लेट ऑफिस आवर में काम करें, बहुत कॉमनली देखते हैं कि खाने को चाय तो बहुत ही कॉमन है, चलो यार चाय पी लेते हैं 2 मिनट में बात। तो ये चीजें हमको अवॉइड करनी ही पड़ेंगी इसके लिए। One last question, Dr. Garg. There are a lot of patients जिनकी हॉबी होती है कि स्पोर्ट्समैन भी होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत कीन इंटरेस्ट रखते हैं, तो अगर उनको GERD हो गया तो उनके फिजिकल एक्टिविटीज पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि वो करें जिससे कि वो मोटे ना हो, बिल्कुल भी ओबेसिटी ना हो। तो एक्सरसाइज इज ए पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सर्टेन एक्सरसाइज हैं, जैसे कि कोई वेट लिफ्टर है, तो वेट लिफ्टर में कोई बहुत हेवी एक्सरसाइज जो कर रहा होता है, वो जब भी करेगा तो वो अपने एब्डोमिनल मसल को बहुत टॉट करता है। बेल्ट यूज करते हैं कई लोग वेट लिफ्टिंग के लिए, और बहुत टाइट बेल्ट यूज करते हैं जिससे कि हमारी बैक इंजरी ना हो। बहुत कुछ एक्सरसाइज हैं, डेडलिफ्ट है, उसमें बहुत ज्यादा टाइट बेल्ट यूज करते हैं। उसको मैं थोड़ा बोलूंगा कि वो उतना वेट ना उठाएं, क्योंकि उसके लिए आप बेल्ट यूज करेंगे, मसल टॉट होगी तो उसको रिफ्लेक्स के एपिसोड्स बढ़ते हैं। वो अगर हम अवॉइड कर पाए तो अदरवाइज रनिंग है, ये सारी चीजें इनफैक्ट हेल्प करेंगी रादर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की। Yeah. So, bringing this conversation to an end, so what would you like to tell our viewers? What would be the take-home message for our viewers? मैं for GERD patients, मैं जैसे कि मैंने बताया हम बहुत कॉमनली देखते हैं, और हम लोगों ने एक ओपीडी में अपना एक फॉर्म भी बना रखा है। दवा के अलावा, दवा मैं कहता हूँ कि 20-30% ही पेशेंट्स में यूज कर, अगर कोई ड्रग डिपेंडेंट हो गया तो उसको फिर से वो खाना ही पड़ेगा। वो अगर उसने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करी तो उसको दवा पे जाना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ दवाइयाँ, ये जो दवाइयाँ हैं लाइफ लॉन्ग खाते रहें, सेफ हैं, इट्स मोस्टली सेफ, बट देयर आर कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम इनको प्रोलॉन्ग यूज नहीं कर सकते, इनके साइड इफेक्ट आने लगे हैं। तो हमको अगर अपने इनसे प्रिवेंट, इस बीमारी से बचे रहना है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे बोला, एक सर्टेन डूज हैं, डोंट्स हैं, वो अगर हम फॉलो करेंगे तो वो पेशेंट्स, हम इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। और ये बीमारी ऐसा नहीं है कि खाली ये सिम्टम्स, ये जो मैंने बताया, ये आगे प्रोग्रेस कर जाती है, प्रोग्रेस स्ट्रक्चर बन जाता है, कैंसर बनने तक के भी चांस होते हैं अगर हम इसको लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर हम इसको नहीं प्रॉपर ध्यान दें, और तो ये कैंसर तक में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द की। Thank you, Dr. Garg, for joining us in this conversation and enlightening our viewers about GERD and telling us what are the do's and don'ts. And this is definitely going to help our viewers in adopting a much more healthy lifestyle. To our listeners and viewers, if you need any professional help, you can reach out to us through the details mentioned below in the link or through our social media handles. To know more about healthcare and our upcoming episodes, do follow, subscribe, and share this message to all your family, friends, and loved ones. We will be back with another specialist discussing another interesting topic next week. For any suggestion regarding the topic discussed today, DM us on our social media handle, Apollo Hospitals Delhi. We'll be happy to connect. Till then, goodbye and stay safe.